हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का हमारा लेक्चर औद्योगिक क्रांति पर है। इसमें विभिन्न देशों में हुई औद्योगिक क्रांति की प्रवृत्तियों के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद चार्टिस्ट आंदोलन को जानते हुए वैश्वीकरण के प्रभावों को भी डिटेल में देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के बैकग्राउंड या उसकी मीनिंग के बारे में बात करते हैं। तो अर्नोल्ड टॉमनवी ने इसे औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम दिया था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है कि उत्पादन प्रणाली में ऐसे मूलभूत परिवर्तन होते हैं जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन देखने मिलते हैं। इस युग में मशीनीकरण को बढ़ावा मिलता है और श्रम का विभाजन तथा विशेषीकरण भी देखने मिलता है। ऊर्जा के नवीन स्रोतों जैसे पेट्रोलियम, गैस आदि का विकास भी देखने मिलता है। इन सब परिवर्तन को ही औद्योगिक क्रांति कहा गया है। चलिए अब औद्योगिक क्रांति हुई क्यों थी उसके कारण देख लेते हैं। पहला कारण है पुनर्जागरण और प्रबोधन। प्रबोधन के चलते लोग लौकिक जीवन पर बल देने लगे थे और मानवतावाद पर भी बल बढ़ा था। इसी के चलते वैज्ञानिक चेतना का विकास हुआ, जिज्ञासाएं बढ़ी लोगों की और उन्होंने विभिन्न प्रयोगों एवं परीक्षण पर बल दिया, जिसके परिणामतः नई नई वैज्ञानिक खोजें हुई। इसी के कारण औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। दूसरा कारण है व्यावसायिक क्रांति। विभिन्न देशों या उनके उपनिवेशों से व्यापार के चलते विभिन्न भौगोलिक खोजें की गईं और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगीं। विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र बने और व्यापारिक पूंजी एकत्रित होने लगी। जब पूंजी की अधिकता हुई मनुष्य के पास, तो उसने अधिक से अधिक मशीनीकरण पर बल दिया। औद्योगिक क्रांति का अगला कारण है फ्रांसीसी क्रांति और उसका राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की विचारधारा के तहत इस समय निरंकुश राजतंत्र में कमी देखने मिली और लोकतांत्रिक शासन के तहत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी अवधारणाएं सामने आईं, जिसने आगे चलकर विभिन्न शासन प्रणालियों में उदारवादी शासन को अपनाने के लिए मजबूर किया। और यह उदारवादी शासन मध्यम वर्ग की शक्तियों को बढ़ाने में सहयोगी हुआ और इसी मध्यम वर्ग ने विभिन्न खोजें की, क्योंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग था। इसी कारण मशीनीकरण को भी बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद के चलते विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुए, राष्ट्रों की समृद्धि बढ़ी और उनका गौरव तथा सम्मान भी बढ़ा। इसीलिए वे और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने या मशीनीकरण और नई नई खोजें करने में प्रोत्साहित हुए। अगला रीजन है कल कारखानों की प्रणाली का विकास। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था कि घरों में रहकर लोग उत्पादन करते थे। यहाँ कच्चे माल को कारीगरों के पास भेजकर उनका उत्पादन किया जाता था, जिससे लागत भी बढ़ जाती थी और परिवहन में भी असुविधा होती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति और व्यापार के बढ़ने के चलते विभिन्न व्यापारियों ने एक ही स्थान पर विशेष प्रकार के कारीगरों को उत्पादन करने के लिए एकजुट करना प्रारंभ कर दिया। मतलब अब कारखानों का विकास हो गया था और इसी कारखाने के विकास की प्रणाली ने मशीनीकरण को आगे चलकर बल दिया। औद्योगिकरण का अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो मांग भी बढ़ती है, इसलिए जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए नवीन उद्योगों का विकास जरूरी हो जाता है। यही नई खोजों को और मशीनीकरण को भी बढ़ावा देता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था औद्योगिकरण। तो इसके लिए कुछ दशाएं थी। पहला है अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड समुद्र से घिरा हुआ था, नौसैनिक क्षमता का इसमें विकास हो चुका था, जहाज उद्योग भी उन्नत थे, साथ ही यहाँ के बंदरगाह भी डेवलप थे, इसलिए परिवहन को बढ़ावा मिला। सीमा में कोई विवाद नहीं था क्योंकि चारों ओर पानी ही पानी था। इसलिए इंग्लैंड ज्यादातर सैन्य कार्यवाही में ना लगकर उन्होंने अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल उद्योगों में किया, औद्योगिक विकास में किया। यहाँ की जलवायु नम जलवायु है, इसलिए यहाँ वस्त्र उद्योग को अधिक बढ़ावा मिला। साथ ही खनिज में कोयला और लोहा अधिक मात्रा में उपलब्ध थे, इसीलिए मशीनीकरण को भी अधिक बढ़ावा मिला। इंग्लैंड में होने का दूसरा रीजन है अनुकूल राजनीतिक दशाएं। इंग्लैंड एक संवैधानिक राजतंत्र था जहां संसदीय प्रणाली मौजूद थी। यहाँ नागरिक अधिकार भी थे और उदारवादी राजनीतिक शासन प्रणाली भी थी। ये सभी दशाएं व्यापारिक गतिविधियों को विकास देने में, उनकी सहायता करने में बहुत ही अनुकूल थीं, क्योंकि यहाँ हर वर्ग की, व्यापारिक वर्ग की सभी जरूरतों को देखकर कानून बन रहे थे। इंग्लैंड में क्रांति का तीसरा कारण है कृषि क्रांति। 17वीं सदी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई, जहाँ पर बड़े बड़े कृषि फार्म का विकास किया गया। और जब बड़े बड़े कृषि फार्म का विकास हुआ तो वहाँ पर खेती के लिए मशीनों की भी जरूरत हुई, इसलिए कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। फसल चक्र प्रणाली भी लागू की गई। 1701 में टल नामक व्यक्ति के द्वारा सीड ड्रिल की खोज की गई थी। इसी तरह की अनेक नई नई खोजों के चलते कृषि में भी उत्पादन बढ़ा। लोगों के पास जब संपत्ति आई, जब वित्त का अर्जन होने लगा, तो उन्होंने मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया। इंग्लैंड में क्रांति का अगला कारण है वैज्ञानिक क्रांति।
अब वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देने के चलते यहाँ अनेक वैज्ञानिक खोज हुई, जैसे आर्काइट ने सूत काटने की मशीन बनाई, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया, आगे सूचना के लिए सैमुअल मॉर्से ने वायरलेस की खोज की। वहीं परिवहन के क्षेत्र में मैकेडम ने कंक्रीट की सड़कों की खोज की। साथ ही कोयला खनन और लोहा गलाने के क्षेत्र में हम्पी डेवी ने सेफ्टी लैंप की खोज की थी। इन सभी आविष्कारों के चलते रेलवे का भी यहाँ विकास देखने मिलता है, जहाँ 1830 में रेलवे मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई जाती है पहली बार। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का अगला कारण है विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की उपस्थिति। अब उस समय इंग्लैंड के विश्व भर में अनेक उपनिवेश थे, जहां यूएसए, अफ्रीका और एशिया के अनेक देश इसके कब्जे में थे। तो उन देशों से ये औपनिवेशिक हितों के चलते व्यापारिक लाभ कमाता था। इनकी पूंजी हमेशा बढ़ती रही और ये औपनिवेशिक देशों से कच्चे माल की प्राप्ति करना शुरू कर देते थे। वहीं निर्मित वस्तुओं की बिक्री उन्हीं औपनिवेशिक देशों में बाजार के रूप में करते थे, इसलिए उनके पास उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार भी मौजूद था। इसी औपनिवेशिक साम्राज्य ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की। एक फैक्ट के अनुसार इंग्लैंड में 1813 में इन उपनिवेशों से लगभग 50,000 किलोग्राम सूती कपड़ा मंगाया गया था और 1855 में 25 लाख किलोग्राम हो गई थी यह मात्रा। मतलब देखिए कितना डेवलपमेंट गेन कर रहा था इन उपनिवेशों से यह ब्रिटेन। चलिए अब आगे जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या रहे। इसमें सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम। तो जब उत्पादन बढ़ा औद्योगिक क्रांति के चलते, तो आंतरिक और बाह्य व्यापार भी बढ़ने लगे, वस्तुएं सस्ती प्राप्त होने लगी लोगों को और धीरे धीरे ये छोटे छोटे उद्योग बढ़ के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आकार लेने लगे थे। इसी के चलते शेयर बाजार की अवधारणा भी आई, जिसने आगे चलकर पूंजी के एकत्रीकरण को बढ़ावा दिया। जब लोगों के पास पूंजी का एकत्रीकरण होने लगा, तो उससे शहरीकरण को बढ़ावा मिला, जिसमें शहर व्यापारिक केंद्र और औद्योगिक केंद्र के रूप में सामने आने लगे। लेकिन अब इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुआ कि फायदा आर्थिक रूप में तो ब्रिटेन को बहुत हुआ था, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन का दौर बढ़ रहा था, वैश्वीकरण के चलते जो आर्थिक मंदी आती, उसका प्रभाव भी पूरे विश्व में पड़ा और औद्योगिकरण ने परंपरागत लघु और कुटीर उद्योगों का विनाश ही कर दिया था। मतलब जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे या गैर औद्योगिक देश थे, वहां पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा था इसका और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी थी। आगे जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखे गए। तो राजनीतिक क्षेत्र में अब यहाँ पर मध्यम वर्ग समृद्ध होने लगा था, जिसने लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा दिया और श्रमिकों का महत्व अब बढ़ने लगा था उद्योगों में। अनेक श्रम संगठन और दल बनने लगे थे और सरकार को शासन प्रणाली में सुधार के लिए ये संगठन या दल बाध्य भी करते थे। अब पूंजीपति और उद्योगपति वर्ग समृद्ध होने लगे थे और इंग्लैंड में ये कॉमन सभा के सदस्य भी बनने लगे। आगे शहरी जनसंख्या में जब वृद्धि हुई, तो यातायात प्रबंधन, नगरीय प्रबंधन, शहरी विकास के लिए विभिन्न प्रणालियों का भी निर्माण किया जाने लगा। जैसे इनके लिए कानून व्यवस्था लागू की गई, कारखाना कानून, मजदूरों के लिए बीमा सुनिश्चित किया गया, चिकित्सा सुविधाएं दी गई और एक तरह से लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हुआ था। राजनीतिक क्षेत्र में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी थी। यहाँ कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित माल की बिक्री के लिए विभिन्न देश उपनिवेश विस्तार की नीति अपनाने लगे थे, जिसने आगे चलकर विश्व युद्ध को जन्म दिया। अब आगे देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाए। तो इसके कुछ सकारात्मक परिवर्तन इस तरह से हुए कि नवीन वर्गों को जन्म मिलने लगा। जैसे सामंत वर्ग अब उद्योगपति बनने लगे थे और दास वर्ग वेतन भोगी श्रमिक के रूप में सामने आने लगे थे। वहीं उद्योगों के विकास और संचालन के लिए वैज्ञानिक तकनीकी विकास और आधुनिक शिक्षा से लोगों में विकास की भावना, वैज्ञानिक चेतना की भावना का डेवलपमेंट हुआ था। अब देखिए, इस औद्योगिकरण ने मध्यम वर्ग को भी शक्ति प्रदान की थी, जिसके कारण उनमें पुनर्जागरण की चेतना का विकास होने लगा था। इसी के कारण यह मध्यम वर्ग आगे चलकर क्रांति का नेतृत्व करता भी बनता है। फिर जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के निर्माण को बढ़ावा मिला था और स्वास्थ्य से संबंधित औषधियों का निर्माण भी बढ़ने लगा, जिससे जनसंख्या में जन्म दर बढ़ी, वहीं मृत्यु दर में कमी आने लगी, जिसने जनसंख्या वृद्धि की। लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ा, वो देखते हैं। तो मानवों का भी अब मशीनीकरण हो गया था। मानव अब भौतिकवादी होने लगा था। मशीनों के शोर और काम के बोझ के चलते मनुष्य में थकान, मानव से आपसी अलगाव, नशेपन में वृद्धि और नैतिक मान्यताओं में कमी आने लगी थी। यहाँ लोग अब व्यक्तिवादी हो गए थे और स्वार्थी समाज के रूप में समाज का उद्भव होने लगा था। वहीं मशीनीकरण के दौर में सस्ते श्रम के लिए लोग अब बाल श्रम को बढ़ावा देने लगे थे। श्रमिकों की वृद्धि के चलते वहां मलिन बस्तियों का विकास होने लगा था शहरों में। वहीं एकल परिवार व्यवस्था को बढ़ावा मिला था, क्योंकि अब लोग भौतिकवादी हो गए थे।
गांव से नगरों में पलायन भी बढ़ने लगा था। वहीं नवीन मनोरंजन के साधन जैसे रेडियो, डिस्को क्लब, सिनेमा आदि बन गए थे। लोग अब फिजिकल वर्क से थोड़ा दूर होने लगे थे, विभिन्न खेलों से भी दूर हो रहे थे। आगे जानते हैं कि वैचारिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ने क्या परिवर्तन लाए। तो मुक्त व्यापार की विचारधारा में वृद्धि हुई। भौतिक सुख सुविधाएं जब बढ़ने लगी तो समाज में विषमता भी देखी गई, लेकिन इसमें ही समाजवादी विचारधारा को भी बढ़ावा मिला। वहीं नारीवादी आंदोलन भी हुए। महिलाएं कार्य करने जाने लगी थी कारखानों में, वो जागरूक भी हुई और महिला संगठन का निर्माण हुआ, जिससे उन्हें मताधिकार भी मिला और मानवीय अधिकार में महिलाओं को भी शामिल किया गया। आगे उपयोगितावादी विचारधारा को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करती थी और वैश्वीकरण के दौर में ये पूरे विश्व में फैली। लेकिन औद्योगिकरण ने पर्यावरण के संकट को जन्म दे दिया था। अब पर्यावरण संरक्षण संबंधी अवधारणाएं सामने आने लगी थी। इसके अलावा शिक्षा में वृद्धि हुई, जागरूकता भी बढ़ी और लोगों में आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। इन सभी औद्योगिकरण के परिणामों को देखकर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने नई जनता, नए वर्ग और नई संभावनाओं को जन्म दिया। वहीं नए श्रम और नई नीतियों को लागू करने को भी प्रोत्साहित किया। लेकिन इसने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे दिया था, जो आगे चलकर विश्व युद्ध का कारण बना। चलिए अब आगे जानते हैं कि विभिन्न अन्य देशों में औद्योगिकरण की कैसी प्रवृत्तियां देखी गईं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में औद्योगिकरण। तो अमेरिका में भी अनुकूल भौगोलिक स्थितियां थी। यहाँ कृषि और परिवहन उन्नत था, उपभोक्ता उद्योग भी उन्नत थे, जहाज निर्माण उद्योगों को भी बढ़ावा मिला था। वहीं व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। यहाँ की मजबूत राजनीतिक और संघीय शासन प्रणालियां मौजूद थी यहाँ, जिन्होंने संसाधनों के दोहन को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा भी दिया। वहीं मुनरो घोषणा पत्र के माध्यम से ये कहा गया कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए ही है, मतलब राष्ट्रवाद की भावना भी जन्मी, जिसने विभिन्न खोजों को बढ़ावा दिया। अब अमेरिका में औद्योगिकरण में अलग अलग क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। पहले कृषि के क्षेत्र में देखते हैं। तो 19वीं सदी में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिलने लगा था। फसल चक्रण अपनाया इन्होंने भी और उर्वरकों का यूज भी बढ़ने लगा और बुआई और कटाई में मशीनों का यूज होने लगा था, जिससे उत्पादन बढ़ा और इस बढ़ते उत्पादन में आर्थिक क्षमता भी बढ़ी, जिसने विभिन्न परीक्षणों, खोजों आदि को बढ़ावा दिया। विभिन्न उत्पादन की सामग्रियों के रखरखाव के लिए डिब्बाबंद उद्योगों का भी विकास होता है, जिसमें मांस और उसकी पैकिंग उद्योग का भी विकास हुआ। आगे कपास का महत्व बढ़ने लगा वस्त्रोद्योग में। ये कपास दक्षिणी अमेरिका से इंग्लैंड में निर्यात किया जाने लगा था। वहीं जहाज उद्योग, रेलवे उद्योग भी उन्नत अवस्था में आए, क्योंकि यहाँ भी खनिज मौजूद थे। और पशुपालन के कारण डेयरी उद्योग भी सामने आया। आगे देखते हैं लौह इस्पात उद्योग कैसा रहा अमेरिका में। तो यहाँ पर भी कोयला और लोहा था मौजूद, जिससे कोयला के माध्यम से लोहा को गलाकर अस्त्र शस्त्र उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, घड़ी उद्योग आदि का विकास किया गया। संयुक्त राज्य में स्टील कंपनी को भी बढ़ावा मिला। आगे अमेरिका में परिवहन के क्षेत्र में क्या हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ संचार व्यवस्था में बढ़ावा मिला। पक्की सड़कें बनाई गई, नहरों का निर्माण किया गया, जिससे यातायात में तेजी आई। 1860 में 4250 मील लंबी नहर बनी थी और ये नहर व्यवस्था एक सस्ता परिवहन होता है। फिर आगे रेलवे का भी विकास हुआ, जो गृह युद्ध से पहले ही उत्तरी अमेरिका में बिछाई गई थी, लेकिन गृह युद्ध के बाद दक्षिणी अमेरिका में भी रेलवे बिछाई जाने लगी। 1828 में वालमोर से ओहियो तक रेलवे लाइन बिछाई गई। अब यह औद्योगिक विकास हमें मार्क्स के कथन को सत्य प्रतीत होता दिखाई देता है, जिसमें उसने कहा था कि जिस देश में कोयला और लोहा तथा परिवहन के साधन होते हैं और वहां मशीनीकरण हो, तो उस देश को औद्योगिक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ अमेरिका में जो लौह इस्पात उद्योग का विकास किया गया था ना, उसमें एंड्रू कार्नेगी का नाम उल्लेखनीय है। अमेरिका के औद्योगिकरण में मुख्य भूमिका थी पूंजी की उपलब्धता की। यहाँ पर व्यक्तिगत उद्योगों को बढ़ावा मिला था पूंजी होने से, और साझेदारी उद्योग भी या पार्टनरशिप के माध्यम से उद्योगों को भी स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ की अब बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेशन के रूप में जानी जाने लगी थी। पूंजी के लिए वैश्विक बाजार में शेयर्स जारी किए जाते थे, मतलब बैंकिंग प्रणाली को भी अब बढ़ावा मिला था और शेयर मार्केट को भी। तो ये थे अमेरिका में औद्योगिकरण के कुछ तथ्य। आगे जानते हैं कि जापान में औद्योगिकरण कैसे हुआ। जापान में औद्योगिकरण का विकास मेइजी के शासन की स्थापना के साथ ही हो गया था 1868 से। यहाँ पर सामंती संरचना की समाप्ति की गई और नए युग का आरंभ हुआ। सम्राट मुत्सुहितो ने जापान के आधुनिकीकरण पर बल दिया। यहाँ 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई।
जिससे खनन के कार्य में वृद्धि हुई। कोयला, लोहा, सोना, चांदी आदि का खनन किया जाने लगा। तो फिर आगे कलपुर्जे बनाने के कारखानों का भी डेवलपमेंट हुआ। 1890 में रेशम, कागज, सीमेंट उद्योग आदि का विकास हो चुका था। इन सभी के डेवलपमेंट में सरकार स्वयं ही सहयोग कर रही थी। सरकार ने स्वयं विदेशी पूंजी उधार लेकर निजी उद्योगों को सहायता दी। फिर आगे सरकारी क्षेत्र में भी बहुत से उद्योग लगाए गए और आगे उनका संचालन निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया। यातायात के क्षेत्र की बात करें तो जहाज उद्योग को सरकार का विशेष संरक्षण और छूट प्राप्त थी। 1883 तक भाप से चलने वाले अनेक जहाजों का निर्माण हुआ और 1883 में ही टोक्यो से याकोहामा तक 19 मील लंबी रेल लाइन डाली गई और इस रेलवे लाइन का विकास 1903 तक 4500 मील तक हो चुका था। अब जापान में आर्थिक औद्योगिक विकास भी हुआ। इसमें राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय बैंक की भी स्थापना हुई। आगे देखते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो फसलों का यांत्रिकरण होने लगा था। कृषि संस्थाओं की स्थापना हुई। फसलों के बीज की उन्नत जातियों का विकास किया जाने लगा। साथ ही रेशम का, गेहूं का, धान का उत्पादन बढ़ा, जिसने आर्थिक क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया। लेकिन जापान का औद्योगिकरण हमें इंग्लैंड के औद्योगिकरण से कैसे अलग दिखता है वो देख लेते हैं। तो इंग्लैंड में प्रबोधन के चिंतन से प्रेरित होकर वैज्ञानिक खोजें हुई थी और कृषि तथा औद्योगिकरण अलग अलग रूप से डेवलप हुए थे इंग्लैंड में, लेकिन जापान में हमें यह एक साथ डेवलप होते दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं कि जापान में इतने तीव्र गति से होने वाले औद्योगिक विकास का कारण क्या था। तो यहाँ परिवहन के साधन उन्नत थे। यह भी एक आइलैंड कंट्री थी, इसलिए चारों ओर से जल से घिरा हुआ था। तो जापान को भी जल मार्ग आसानी से उपलब्ध हो गया था। जल विद्युत का प्रयोग करके ये ऊर्जा का भी उत्पादन करते थे। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी इन्होंने और प्राचीन पश्चिमी ग्रंथों का अनुवाद भी किया। साथ ही यहाँ के लोग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के चलते कार्यकुशल भी होते थे और लोह इस्पात तथा अन्य वस्तुएं जो यहाँ पर उत्पादित की जाती थी उनकी साउथ ईस्ट एशिया में मांग भी अधिक थी, इसलिए जापान को बड़ा बाजार मिल पाया। तो ये था जापान में औद्योगिकरण। अब आगे जानते हैं कि जर्मनी में औद्योगिकरण की गतिविधियां किस तरह से हुई थी। पूरे यूरोप में ही राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म ले लिया था। इनमें जर्मनी भी था। यहाँ पर भी लोग औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे थे राष्ट्रवाद की भावना के चलते। तो यहाँ का एक राज्य था प्रशा। उसके नेतृत्व में ज़ोलबेरिन संघ का गठन किया जाता है 1819 में। ज़ोलबेरिन संघ एक आर्थिक संघ था या चुंगी संघ था। इस संघ के नेतृत्व में जर्मन की सभी राज्यों ने एक समान कर नीति को अपनाया और राष्ट्रवाद की भावना के चलते सीमा शुल्क रहित कर व्यापार के लिए वे तैयार हो गए। इन कार्यों ने यहाँ के औद्योगिकरण और उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा दिया। जर्मनी के राज्य प्रशा में कोयला और लोहे की खानें मौजूद थी, जिसने औद्योगिकरण बढ़ाया। 1850 तक यहाँ रेलवे का विकास हो चुका था। राजनीतिक एकीकरण से पहले ही यहाँ औद्योगिक विकास देखने मिलता है हमें, लेकिन जब बिस्मार्क ने यहाँ एकीकरण किया तो उसके बाद यहाँ रसायन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लोह उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग का तेजी से विकास देखने मिला। तो जब यहाँ औद्योगिक सफलता देखने मिली तो सामाजिक पूंजी भी बेहतर हुई और कुशल जनसंख्या सामने आने लगी, जिसमें आधुनिक शिक्षा को बल दिया और तर्क तथा विज्ञान पर भी बल दिया गया। साथ ही सड़कें, नहरें, शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा आदि को भी बढ़ावा मिला। लेकिन अब जर्मनी को इस औद्योगिकरण के लिए कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के समान पूंजीपति वर्ग मौजूद नहीं था। जर्मनी के वैश्विक उपनिवेश भी नहीं थे जिससे उन्हें बड़ा बाजार मिल सके। और जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में हुआ था, इसलिए ब्रिटेन के बहुत समय बाद यहाँ औद्योगिकरण आया। जर्मनी में जो औद्योगिकरण हुआ था ना 1830 के बाद, उसे द्वितीय औद्योगिकरण का दौर कहा गया था। हुआ क्या था कि जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था वह पहला औद्योगिकरण था। इसमें परंपरागत उद्योगों का निर्माण हुआ था, जहां पर निवेश जितना भी किया जाता उससे कुछ ही थोड़ा फायदा मिलता था। लेकिन जब जर्मनी में औद्योगिकरण हुआ तो जर्मनी के लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। यह टेक्नोलॉजी कम निवेश करने पर भी अधिक फायदा देती थी और इस टेक्नोलॉजी के चलते जर्मनी के औद्योगिकरण को सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। इसमें सामानों या उत्पादों की गुणवत्ता भी अधिक होती थी और उनका मूल्य भी कम होता था, क्योंकि उनकी लागत भी ऑब्वियसली कम ही थी। इसीलिए जर्मनी के औद्योगिकरण ने इंग्लैंड और फ्रांस के औद्योगिकरण को चुनौती दी। तो ये सारी कहानी थी औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की। चलिए आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं चार्टिस्ट आंदोलन की। सबसे पहले जानते हैं कि ये चार्टिस्ट आंदोलन होता क्या है। तो जब मजदूरों के अधिकारों को लेकर एक उग्र राजनीतिक आंदोलन जन्म लेता है तो इसे ही चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं।
देखिए, इस आंदोलन का बैकग्राउंड इस तरह है। यह आंदोलन हुआ था 1838 में। उससे पहले की दशा ऐसी थी कि औद्योगिकरण के दौर में दो वर्ग मौजूद थे, एक था पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। पहला पूंजीपति जो वर्ग था वह उदारवादी विचारधारा से युक्त था, मुक्त व्यापार की नीति पर बल देता था। साथ ही वह संसद में खुद के प्रतिनिधित्व के चलते संसदीय सुधारों की मांग करता था और इनके लिए सुधार हुए भी। 1832 का सुधार अधिनियम इन्हीं के लिए आया था। तो ये लगभग संतुष्ट थे विभिन्न राजनीतिक नीतियों से। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग था श्रमिक वर्ग। इनकी आर्थिक सामाजिक दशाएं कमजोर थीं, वेतन में भी विसंगतियां मौजूद होती थीं, साथ ही इनके राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं थे या बहुत कम थे और इन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। मतलब यहाँ श्रमिक वर्ग एक असंतुष्ट समूह था। इसी ने आंदोलन किया। अब चार्टिस्ट आंदोलन का आरंभ इस तरह से होता है कि 1838 में चार्टर के माध्यम से कुछ मांगें संसद के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें प्रमुख नेता होते हैं विलियम लोबे, थॉमस एडवर्ड आदि। इस चार्टर में यह वयस्क मताधिकार की मांग करते हैं, संसदीय चुनाव प्रत्येक वर्ष हो इसकी मांग करते हैं, निर्वाचन में संपत्ति संबंधी प्रावधान ना हो इसकी भी मांग करते हैं, साथ ही मजदूरों को उच्च वेतन सुविधाओं की भी मांग रखी जाती है। मतलब ये सारी मांगें राजनीतिक सुधारों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का प्रयास कर रही थीं। फिर आगे चलकर 1839 में 12.5 लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर से युक्त एक मांग पत्र संसद में पेश किया जाता है, लेकिन संसद इसे अस्वीकार कर देती है और इसी के चलते अब लोग प्रदर्शन पर उतर आते हैं, लेकिन इस प्रदर्शन का भी कठोर रूप से दमन कर दिया जाता है। फिर 1840 का दौर आता है जिसमें 30 लाख व्यक्ति फिर से हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र संसद में पेश करते हैं, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसके चलते हड़ताल होती है। फिर आगे 1848 में यूरोप में समाजवादी विचारधारा ने बढ़ावा ले लिया था। इसी के चलते 50 लाख व्यक्ति हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र फिर से प्रस्तुत करते हैं संसद के सामने। लेकिन जब सरकार इन हस्ताक्षरों की जांच करती है तो ये जांच गलत पाई जाती है, हस्ताक्षर गलत पाए जाते हैं और फर्जी पाए जाते हैं। तो इसी के चलते चार्टिस्ट नेता और ये आंदोलन बदनाम होने लगता है और धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। मतलब एक तरीके से आंदोलन असफल ही रहा था। अब आगे जानते हैं कि इसकी असफलता के कारण क्या रहे थे। तो यहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन में योग्य और अनुभवी नेता मौजूद नहीं थे और समय समय पर सरकार जो संसद में सामाजिक आर्थिक सुधार के अधिनियम ला रही थी, विभिन्न सुधार कर रही थी, उनके चलते मजदूरों का असंतोष धीरे धीरे कम होने लगा था। इसलिए आंदोलन की तीव्रता में भी कमी आई। आगे अनैतिक और भ्रष्टाचारी तत्वों का समावेशन भी इस आंदोलन में होने लगा था, जो स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करने लगे थे। इसी के चलते इन्हें जन समर्थन मिलना कम हो गया और जब यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा तो सरकार द्वारा इसका दमन भी कर दिया गया। चलिए अब आगे जानते हैं कि इस चार्टिस्ट आंदोलन का परिणाम क्या रहा और इसके महत्व क्या क्या थे। तो इसके चलते इंग्लैंड पर समय समय पर संसदीय सुधार करने का दबाव पड़ता रहा, इसलिए उसने समय समय पर 1867, 1884, 1911 आदि के सुधार अधिनियम लागू किए। फिर जनता को वयस्क मताधिकार दिया गया, संसदीय सदस्यों के वेतन का भी निर्धारण हुआ और कारखाना अधिनियम को भी लागू किया गया। फिर ब्रिटेन में सामाजिक राजनीतिक संरचना और लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में गहरा प्रभाव भी पड़ा इस आंदोलन का। तो यह आंदोलन हमें प्रत्यक्ष रूप में तो असफल प्रतीत होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसने विभिन्न सुधारों को बढ़ावा भी दिया था ब्रिटेन में। ये था 1838 का चार्टिस्ट आंदोलन। अब आज के अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है वैश्वीकरण। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। तो जो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन है, वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न लोगों की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि स्तर पर एकीकृत करने का प्रयास करती है। अब आगे देखते हैं कि यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया या इसका विकास किस तरह से होता है। इतिहास में वैश्वीकरण को देखें तो इसकी विकास की प्रक्रिया आर्यों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार से देखी जा सकती है। साथ ही अशोक के धम्म प्रचार, रोमन साम्राज्य के भारत सहित एशियाई देशों में किए जा रहे व्यापार में भी देखी जा सकती है और यूरोपीय पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें, औद्योगिक क्रांति के परिणाम के संदर्भ में भी वैश्वीकरण को देखा जा सकता है। लेकिन शीत युद्ध के वातावरण में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी, जहां साम्यवाद और पूंजीवाद का वैचारिक मतभेद पूरे विश्व को विभाजित कर देता है। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त होता है तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है और शीत युद्ध के बाद एक ध्रुवीय विश्व सामने आता है। मतलब अमेरिकी प्रभुत्व होने से वैश्वीकरण जो है वह अमेरिकीकरण की दिशा में बढ़ता है।
लेकिन बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ने इस अमेरिकीकरण पर भी अंकुश लगा दिया है और वैश्वीकरण की वास्तविक प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। इसी के चलते WTO की स्थापना होती है, यूरोपीय एकीकरण होता है, चीन, जापान, भारत जैसे देशों का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना आदि घटनाओं ने भूमंडलीकरण को आगे बढ़ाया। इसी तरह ओजोन क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों और आर्थिक मंदी, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, आतंकवाद जैसी समस्याएं आदि भूमंडलीकरण की अवधारणाओं को भी साकार करती हैं, जिसमें पूरा वर्ल्ड एक होकर काम करता है। अब इस वैश्वीकरण की अवधारणा को हम कुछ अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर UNO, गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे राजनीतिक संगठनों ने वैश्वीकरण के तहत राजनीतिक समायोजन में भूमिका निभाई। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन, यूनेस्को के विविध कार्यक्रम और उनकी विश्व धरोहर सूची ने वैश्वीकरण को प्रोत्साहन दिया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए, तस्करी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामुद्री कानून ने भी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था। मतलब ये वैश्विक समायोजन के जितने भी कानून हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में वैश्वीकरण को बढ़ाते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र आता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक उदारीकरण की नीति, मुक्त व्यापार प्रणाली, विभिन्न तरह के व्यापार प्रतिबंधों को समाप्त करने वाले प्रयास आदि वैश्वीकरण को साकार करते हैं। वहीं WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि जैसी संस्थाएं राष्ट्रों की घरेलू नीतियों को भी भूमंडलीकरण से जोड़ती हैं। अगला क्षेत्र है वैज्ञानिक क्षेत्र। तो यहाँ पर भी विभिन्न देशों के सामूहिक प्रयास होते हैं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जैविक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में, ओजोन परत के संरक्षण में, विभिन्न चिकित्सकीय पद्धतियों जैसे कैंसर, HIV, एड्स, कोरोना आदि के चलते, विभिन्न संचार पद्धतियों जैसे इंटरनेट, गूगल सर्च, फेसबुक आदि में भी हमें वैश्वीकरण वैज्ञानिक क्षेत्र में देखने मिलता है। आगे सांस्कृतिक क्षेत्र में वैश्वीकरण की बात करें तो विश्वव्यापी संस्कृति का विकास हुआ। यहाँ टीवी, विभिन्न बुक्स, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, फिल्म, सिनेमा, संगीत आदि में हमें वैश्वीकरण के मुद्दे देखने मिलते हैं, जहाँ हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्में होती हैं। ओलंपिक के क्षेत्र में क्रिकेट, योग के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, दार्शनिक विचारों जैसे गांधी, रूसो, सुकरात, प्लूटो आदि के विचारों ने भी वैश्वीकरण को साकार बनाया है। चलिए अब आगे जानते हैं कि इस वैश्वीकरण के प्रभाव या परिणाम क्या रहे। तो सबसे पहले सकारात्मक परिणाम देखें तो विभिन्न देशों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ा, सह अस्तित्व की भावनाएं बढ़ी, फिर वस्तुओं की उपलब्धता भी बढ़ी लोगों के मध्य, विभिन्न उत्पादों या वस्तुओं में गुणवत्ताएं बढ़ी और कंपटीशन की भावना भी सामने आई। वैश्वीकरण के स्तर पर अनुसंधान का लाभ भी मिला लोगों को, विभिन्न देशों को। विभिन्न दवाओं में जीवन रक्षक दवाओं का लाभ पूरे विश्व को होने लगा। आपदाओं से सुरक्षा के चलते लोग आपस में सहयोग करने लगे। सांस्कृतिक संबंधों में भी गतिशीलता आई, जहां धार्मिक जाति कट्टरता पर चोट हुई, आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ा। प्रगतिशील शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ, लोग अब विभिन्न देशों में जाकर शिक्षा भी ग्रहण करने लगे। ये कुछ सकारात्मक परिणाम है वैश्वीकरण के। अब वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणामों को देखें तो विकसित देशों का नियंत्रण बढ़ा और अल्प विकसित या विकासशील देश विकसित देशों के कंट्रोल में आने लगे। मतलब ग्लोबलाइजेशन ने नव उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया था। विकसित देशों के वैश्विक आर्थिक संगठनों ने अन्य देशों की गतिविधियों को भी प्रभावित किया। ग्लोबलाइजेशन के चलते अब देशों का मुख्य उद्देश्य हो गया था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। सामाजिक आर्थिक विषमता भी बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसमें धनी वर्ग और शक्ति संपन्न वर्ग एक अलग रूप में सामने उभरे और निर्धन वर्ग को अलग विषमता के साथ देखा गया। तो ये थे वैश्वीकरण के कुछ प्रभाव। अब आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।